नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन वर्मा खातेगांव जिला देवास से। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी को धन्यवाद और सभी को सुप्रभात। हरे कृष्णा। मैं नवीन वर्मा, योग शिक्षक, खातेगांव देवास के पास एक छोटी सी एक तहसील है, सबसे आखिरी में, वहाँ का रहवासी हूँ। विगत 8-10 सालों से योग के क्षेत्र में हूँ। काफ़ी लोगों को योग सिखाता हूँ और खुद भी सीख रहा हूँ। इंदौर से मैंने योग में एमए किया, यूनिवर्सिटी से, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, और आज उन्हीं के योग केंद्र, राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से मुझे लाइव योग सिखाने का मौका मिला। मैं उन सभी राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों से उनका सभी का साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और इस योग की श्रृंखला में माँ नर्मदा की जो श्रृंखला चल रही है, उसके बारे में ही मैं आज इमरजेंसी में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो मैंने कुछ तैयारी तो नहीं करी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक मेरा विषय है, हठ योग अपनाएं, जीवन धन्य बनाएं, तो उसके बारे में कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज मैं आपसे हठ योग के बारे में ही चर्चा करूंगा और कुछ आसन और प्राणायाम के बारे में करके यहाँ बताऊंगा। तो आप सभी मेरे से जुड़े रहें और जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करें, और जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सुने। तो बस मैं शुरुआत करता हूँ। काफ़ी अभी 5-6 लोग जुड़ चुके हैं, तो 7 बज चुकी है, तो मैं शुरुआत करता हूँ सेशन। सबसे पहले हठ योग क्या है? हठ योग हा और ठा से मिलकर बना हठ योग है। हा का मतलब हकार होता है और ठा का मतलब ठकार होता है। लेकिन योग भाषा में और अधिक हम आगे बढ़ेंगे हठ योग में, तो हा यानी सूर्य और ठा यानी चंद्र नाड़ी, जो हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र नाड़ी होती है, उनके ये प्रतीक होते हैं, हा और ठा। और सूर्य और चंद्र के मिलन से ही हठ योग की उत्पत्ति होती है। मतलब सूर्य और चंद्र का मिलना ही हठ योग कहलाता है। हठ योग बहुत ही प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। हठ योग, जो हम हठ योगी सुनते हैं, कोई हठ योग शब्द कोई दुराग्राही या हठी व्यक्ति नहीं होता है। हठ योगी एक आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 चीज़ें होती है हठ योग में। और हठ योग में और भी ग्रंथ होते हैं, जैसे कि योग बीज, गोरस संहिता, शिव संहिता, हिरण्य संहिता, हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, ऐसे और भी अन्य ग्रंथ होते हैं, शिव संहिता। ऐसे ग्रंथों के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हठ योग कोई छोटा सा ग्रंथ नहीं है कि हम इसको एक टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हमारे ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हठ योग विस्तृत ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो मैं आज हठ योग के कुछ आसन और कुछ प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हठ योग का जो है वो है हठ योग प्रदीपिका, है ना। तो जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद सभी आते हैं, और मैं यहाँ पर आपको अब करके बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और इसमें जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि सूर्य और चंद्र का योग, हठ योग में हम सीधे स्वर को, हमारे सूर्य नाड़ी को हकार बोलते हैं और ठा यानी चंद्र नाड़ी को बोलते हैं। और दोनों के मिलने से एक तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना, उसका प्रादुर्भाव होता है, वो जागृत अवस्था में आती है। अगर वो जागृत अवस्था में आती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह प्रोसेस बहुत लंबी होती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, तब जाके यह प्राप्त होती है। तो बस इतना ही। अब मैं आपको हठ योग प्रदीपिका के ही आसन बताऊंगा।
तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं तैयारी तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, और जगह भी मेरे पास ऐसे ही है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सभी इस तरीके से लंबा पैर कर लीजिए। हाँ, पैरों को रोटेट करना है धीरे धीरे। मैं दिख नहीं रहूँगा आपको, ऐसे गोल गोल घुमाइए पैरों को इस तरीके से। हाँ, फिर उल्टा विपरीत में घुमाना है, जिससे पैरों की मांसपेशियां पे ढीली पड़ जाए। सबसे पहले योग की शुरुआत में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, शरीर की मांसपेशी हमारी ढीली पड़ जाती है, और जिससे कठिन आसन जो हम करते हैं वो हमसे होने लगते हैं। तो थोड़ा घुटने को भी ऊपर नीचे करिए इस तरीके से। ये बात चल, अब अपना उल्टा पैर अपने सीधे पैर की जंघा पास रखें और एक हाथ को घुटने पर रखें। ये देखिए इस तरीके से, और एक हाथ घुटने पर। इसको थोड़ा नीचे रख करिए इस आराम। इससे भी हमारी जॉइंट, ये जोड़ पास से जॉइंट है ना, इससे ये ढीलापन आता है। इससे हमको पद्मासन और अन्य आसन जो हम करते हैं, पद्मासन, पद्म मयूर आसन, उन आसन को लगाने से दिक्कत नहीं होती है, हमसे पद्मासन अच्छे से हो जाता है। फिर ऊपर, फिर नीचे, अप डाउन, ऐसे करिए। आपका जो भी प्रश्न है मैं आप सेशन के बाद दूंगा, लेकिन अभी कुछ ठीक है, कैमरे को पीछे करूँगा। अब ठीक है, तो क्या जगह के कारण में थोड़ा ऐसे ही दिक्कत आ सकती है आपको, तो ठीक है। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। इस तरीके से बैठ जाइए और दोनों पैरों को इस तरीके से धीरे धीरे नीचे ले जाइए, आराम आराम से। कमर सीधी रखें, है ना, और अंदर की, और अब दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे इस तरीके से। धीरे 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 घुटने जमीन से लगाइए, ये इस तरीके से। ये मांसपेशियां आपकी ढीली हो जाती है। उसके बाद आप पैर चौड़ा करें, पैरों को चौड़ा करना है। फिर एक हाथ अपने राइट हैंड साइड ले जाना है, फिर दूसरा हाथ, सीधा हाथ लेफ्ट हैंड साइड, लेग साइड ले जाना है। इस तरीके से करिए, ये 8-10 बार इसको कर लीजिए। ये मांस ठीक है। अब ऐसे बैठ जाइए सीधे, कमर सीधी रखना है। चलिए, अब हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ हाथों के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हाथ खोल के ऊपर नीचे करिए, अप डाउन, इस तरीके से। ये कलाई के पास से हमारे हाथ मुड़ेंगे इस तरीके से। अब मुट्ठियाँ बांधिए, फिर खोलिए, अंगूठा अंदर की ओर करना है। अब मुट्ठियों को घुमाइए, रोटेट करिए इस तरीके से। फिर उल्टा, फिर दूसरा। आप साइड में करिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब अपने शोल्डर पर अंगूठा रखें, इस तरीके से शोल्डर को, इस शोल्डर पेन दर्द वाले बिल्कुल करें, जिनको कंधे में दर्द है ये इस तरीके से आगे पीछे धीरे 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 ऐसे। इस सूक्ष्म व्यायाम ये करना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। योग करने से पहले, आसन करने से पहले इस तरीके से सूक्ष्म व्यायाम करके आसन लगाएंगे तो अच्छे से आपको लगेंगे। इस तरीके से आगे पीछे और दोनों साइड करना है, ठीक है। अब ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को लेफ्ट एंड राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो कमर सीधी रखना है, हमेशा यह ध्यान रखें। और किसी भी आप बैठने हैं तो सुखपूर्वक सुखासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सिद्धासन में बैठा हूँ, तो इस तरीके से हम बैठ सकते हैं, और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर राइट साइड, इस तरीके से रोटेट करके आराम आराम से, फिर गर्दन को नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर गोल गोल घुमाइए, आराम से घुमाना है। इस तरीके से धीरे धीरे, फिर उल्टा, ठीक है। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए, ठीक है दोस्तों। अब हम आसन की ओर बढ़ेंगे। तो आसन की ओर बढ़ने के लिए मैं सबसे पहले हठ योग रत्नावली और हठ योग प्रदीपिका के आसन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पश्चिम उत्तान आसन करेंगे हम, फिर अर्धमस्तेंद्र आसन करेंगे। 15 आसन होते हैं हठ योग प्रदीपिका में, तो उसमें से मैं कुछ आसन करके बताऊंगा, लेकिन सीक्वेंस मुझे याद नहीं है। तो पश्चिम उत्तान आसन, अर्धमस्तेंद्र आसन, धनुरासन और सिद्धासन, हम ऐसे कुछ आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। तो सभी ऐसे बैठ जाइए पैरों को लंबा करके। तो हम करते हैं पश्चिम उत्तान आसन। कमर सीधी रखना है। 1 2, ऊपर हाथ करें, 3 4। धीरे धीरे स्पाइन को यहाँ से ले जाना है, ठीक है, धीरे धीरे। श्वास लेते हुए ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। हमारी जो स्पाइन है ऐसा खींचते ले जाना है ना। मैं पूरा अलाइनमेंट के साथ बता रहा हूँ आपको सही तरीके, क्योंकि मैं एडवांस आसन भी सिखाता हूँ बच्चों को। तो मैं जैसा करवा रहा हूँ आप वैसा करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर से एक बार और करेंगे। 1 2 3। कमर सीधी रखना है, हाथ को खींचे, कमर को ले जाए सीधा एकदम, ये श्वास भरते हुए ऊपर आना। ये होगा पश्चिम उत्तानासन, ठीक है। तो अब हम इसके काफ़ी लाभ हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसको अगर हम हमारी स्पाइन को मजबूत करते हैं और इससे हमारी हाइट भी बढ़ती है। यह स्वयं मैंने खुद अपनी हाइट को बढ़ाया है। जब मैं बचपन में करता था इसको कम से कम आधा घंटे तक 20-20 मिनट तक लगाता था। इसलिए आसन हम टाइम से करें, 1-1 2-2 मिनट अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलता है हमको, ठीक है। जराग लगाने से हमको फ़ायदा नहीं होता है कि कुछ 15-20 सेकंड लगाते हैं और हमको फ़ायदा मिलता है। डेली करना होगा और टाइमिंग से हमको आसन प्राणायाम करने होंगे, तभी हमको लाभ मिलते हैं। हठ योग में बहुत ही अच्छे आसन हमको बताए हैं।
तो अब आगे शुरुआत करते हैं गोमुख आसन की। ठीक है, गोमुख आसन करेंगे हम। दोनों पैर लंबा इस तरीके से रखें और हमारा सीधा पैर नीचे रखें मोड़कर, उसके ऊपर उल्टा पैर, घुटने के नीचे घुटना आ जाए इस तरीके से बैठना। ठीक है, और अब क्या करना है, जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर नीचे ले जाना, ऊपर से नीचे की ओर, और जो हाथ नीचे है उसको ऐसे ऊपर ले जाना, लॉक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से लॉक करना है और 10 बार गिनती बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको आप आधा मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास में जब आप इसका लगातार अभ्यास करने सीख जाते हैं तो आप 1-1 2-2 मिनट भी आराम से कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, ये हमने वन साइड लगाया, अब इसको सेकेंड साइड मतलब दूसरी साइड लगाना, विपरीत। अब इसमें उल्टा पैर नीचे आएगा और सीधा पैर इसके ऊपर आ जाएगा। गाय के मुख की समान यह आसन होता है, इसलिए इसको गोमुख आसन बोलते हैं। ठीक है, ये गाय के मुख के समान हो जाता है, इसलिए इसको गोमुख आसन बोलते हैं। तो हम गोमुख आसन का दूसरी साइड का अभ्यास कर रहे हैं। अब ये हाथ ऊपर से नीचे और एक हाथ नीचे से ऊपर जाएगा, ये। और कमर सीधी रखना है, चेस्ट ओपन रखना है, झुका कर नहीं रखना है, ऐसा सीधे बैठना है और सामने देखना है। मुस्कुराहट चेहरे पर रहे, किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं, कोई चिंताएं नहीं, हमारा ध्यान हमारे आसन पे हो। 10-10 बार इसको गिनती से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको पीछे से भी करके बता देता हूँ कि पीछे से किस तरीके से आएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये तो ये रहा गोमुख आसन। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी आपका कोई भी प्रश्न है वो आपको मैं सेशन के बाद बताऊंगा, आप मुझे वाली कमेंट कर देना जो भी आपसे जो आपको पूछना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ जगह थोड़ी दिक्कत हो रही है जगह की। एक मिनट में आप बताता हूँ कुछ। हाँ दोस्तों, अब हम धनुरासन लगाएंगे। ठीक है, धनुरासन में हम पीठ के बल नहीं लेटते हैं, चेस्ट के बल पे लेटते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं मोबाइल को रोटेट करना चाहूँगा। धनुरासन लगा रहे हैं इसलिए मैंने मोबाइल को रोटेट किया है। पैर के जॉइंट पकड़ना है यहाँ पर, दूसरी साइड। यह बहुत ही जबरदस्त आसन है। दोनों साइड पकड़ के सीधे चेस्ट उठाएंगे, फिर पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे से ये रखते हैं। इसको आप 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर आधा मिनट तक अभ्यास होने के बाद लगा सकते हैं। यह मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है और हमारी कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करता है। मतलब पेट से संबंधित बहुत बढ़िया आसन है। इसको आप जिनको प्रॉब्लम है एसिडिटी की, गैस की, कब्ज की, मोटापा की, वो आप
इन आसनों का अभ्यास जरूर करें, तो आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। ठीक है, इसमें और स्पाइन को लचीला बनाना है तो इस तरीके से भुजंगासन आप कर सकते हैं। ये इसके बाद आपको ये लगाना है धनुरासन इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने। चलिए, इसी में मैं अब आपको कुर्मा आसन करके बताऊंगा। ठीक है, कुर्मा आसन क्या है? कछुए की तरह होता है। कुर्मा आसन कछुए की तरह होता है, इसको हम करके बताएंगे। और यह पीठ को मजबूत करता है, हमारी स्पाइन को मजबूत करता है। ठीक है, और चेस्ट को भी मजबूत करता है। और इसमें हमारे पैरों की मांसपेशियां खिंचाती है, हाथ अंदर जाते हैं इस तरीके से, तो ये सब मजबूत बनते हैं। तो हम करेंगे कुर्मासन। ठीक है, कुर्मासन के लिए हम सबसे एक हाथ पहले निकालते हैं बाहर, फिर दूसरा हाथ घुटनों के नीचे से निकालते हैं और ऐसे सामने झुक जाते हैं। ये ऐसे थोड़ी देर रुकते हैं और फिर एक एक करके हाथ निकालते हैं। ठीक है, ऐसे 2 बार करेंगे हम, है ना। ऐसे बैठ जाइए, घुटने को ऊपर करिए और पहला हाथ कोई से भी डाल सकते हैं, सीधा उल्टा कोई से भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे ले जाएं, हाथों को सीधा ले जाना इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा हाथ ऐसे, और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देना है और अपनी चिन को जमीन से लगा देना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापिस आ जाना है ऐसे। तो ये कुर्मासन हुआ। ठीक है, कौन सा आसन हुआ? कुर्मासन। हमारी पीठ को मजबूत करता है, चेस्ट को मजबूत करता है, हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, इसलिए इसको कछुआ नाम दिया जाता है, क्योंकि कछुआ की जो पीठ होती है बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए यह कुर्मासन हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज़ आपको तक सुनाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने सीधा कर लिया मोबाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 3 आसन का अभ्यास बताए हैं आपको। कौन कौन से? पहले पश्चिम उत्तानासन, गोमुख आसन और धनुरासन और कुर्मासन। सॉरी, 4 आसन, 4 आसन के अभ्यास बताए हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अर्धमस्तेंद्रासन। अब कौन सा आसन करेंगे? अर्धमस्तेंद्रासन। ऐसे लंबे पैर कर लीजिए। अब उल्टा पैर सीधे पैर की साइड में जाएगा, सीधा पैर उल्टे पैर की साइड में जाएगा। खड़ा रखना है, ऐसा लेटा कर नहीं रखना है, सीधा रखना है। ठीक है, सीधा है, लेफ्ट पैर के साइड से निकालना, बाहर साइड से, और पैर को पकड़ लेना है, और ये हाथ जो है वो पीछे रहेगा, और गर्दन को भी पीछे मोड़ना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वापस आ जाना है। इससे हमारी आइट साइड की चर्बियाँ, जो साइड में चर्बियाँ होती है ना, वो कम होगी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसको एक साइड करा, अब दूसरी साइड करेंगे। ठीक है, अब पैर बदल के, अब ये पैर नीचे आ जाएगा और सीधा पैर इस तरीके से आ जाएगा, ये वाली पोजीशन। ठीक है, अब हाथ उठाएं, बाहर साइड से ले जाना। इसमें बहुत से कन्फ्यूजन होती है बहुत से लोगों को, इसलिए इसको दबाएं और आगे की साइड इसको पकड़ें, और ज़मीन पे हाथ रख सकते हैं या कमर पे हाथ रख सकते हैं। ज़मीन पे भी रखें तो बढ़िया है, और कमर पर रखें तो वो भी ठीक रहेगा, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, लाभ मिलेगा आपको। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। यस, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा कम करके बता रहा हूँ और अब लेकिन आपको बिल्कुल इसका अभ्यास ज़रूर करना है। जो मैं आसन बता रहा हूँ वो डेली रूटीन में बहुत ही बढ़िया आसन है और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी कर सकते हैं और जो रोगी व्यक्ति हैं वो भी इस आसनों का अभ्यास करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 आसन मैंने करके बताए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसी में हलासन। हलासन करेंगे। हलासन करके बताएंगे। तो इसे लेट जाते हैं। ठीक है, पैरों को पीछे ऊपर ले जाते हैं। धीरे से ऊपर रखते हैं, पीछे ऊपर, धीरे धीरे रोकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आ जाना। इसके लिए पहले हमको सर्वांगासन लगाना होता है। ठीक है, इसके लिए सर्वांगासन के बाद हलासन लगाना है। ठीक है, तो ये अभ्यास थोड़ा कठिन, आसन थोड़ा कठिन हो जाता है जिनकी कमर मुड़ती नहीं है उनके लिए। तो मैं आज आपको इतना ही, फिर और कभी हम बताएंगे। आसन तो बहुत हैं। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बता देता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ना। मुझे जल्दी भी कुछ दूसरी जगह जाना है काम से। तो अब हम प्राणायाम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं दिख रहा हूँ पूरा आपको। हाँ, तो ये कुछ आसन रहे हमारे हठ योग प्रदीपिका के। अब हम प्राणायाम की बात कर लेते हैं। तो प्राणायाम में हम पहले भस्त्रिका करेंगे। ठीक है, तो भस्त्रिका आपको पता ही होगा। इसको सिंपल रूप से हम सांस लेना और सांस छोड़ना कहते हैं, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, तो पहले हम सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस हमारे फेफड़ों तक जाना चाहिए, है ना। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी छाती फूलेगी और सांस छोड़ेंगे तो हमारी चेस्ट नीचे जाएगा। बहुत से लोग सांस लेते ही नहीं हैं, है ना। हम करवाते हैं प्राणायाम तो वो सिर्फ ये फास्ट नहीं करना है ना। फास्ट उनके लिए है जो जिनके अभ्यास जिनको अच्छे से भस्त्रिका प्राणायाम का हो चुका है, उनके लिए ठीक है। शुरू के जो अभ्यासी व्यक्ति को आप सिखाएंगे या सीख रहे हैं तो उनको सिंपल रूप से भस्त्रिका बताना है। ठीक है, आराम आराम से। ठीक है, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ भस्त्रिका प्राणायाम को इस तरीके से भी करा जा सकता है। इससे और भी अच्छे से हमको प्रॉपर सांस जो है ब्रीदिंग वो अच्छे से जा पाती है। कैसे करना है? मुट्ठी बांधना है, ऊपर हाथ खोल देना है, सांस लेना है और नीचे छोड़ते हुए सांस बाहर निकाल देना है। बस 10 बार करना है, 8 से 10 बार करना है। थोड़ी देर आराम करना है, आंखें बंद करना है। गर्मियों के लिए ये गर्मियों के दिनों में थोड़ा कम करना है और ठंड आ रही है, ठंड का मौसम है, तो आप इसका अभ्यास 20 से 25 बार भी कर सकते हैं, लेकिन रुक रुक कर। किसी को कोई दमे की शिकायत है या हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा कम करें। ठीक है, तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम रहा। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम या कपालभाति। कपालभाति इसलिए ज़रूरी है इसके बाद क्योंकि हमने जो सांस ली है अब वो सांस हम बाहर छोड़ेंगे कपालभाति के दौरान, क्योंकि भस्त्रिका से हमारे शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन आ जाती है
उसके बाद हम कपालभाति करेंगे तो हमें इसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हम कपालभाति करेंगे, कमर सीधी रखें। ठीक है, हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहे। कोई से भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन या सिद्धासन, लेकिन मैं सिद्धासन में बैठकर अभ्यास करता हूँ। ठीक है, तो कपालभाति हम प्राणायाम करेंगे। इनके लाभ मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप बाद में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कपालभाति हम करेंगे। श्वास बाहर झटके से बाहर निकालना होता है। 200 हमारी सिर्फ श्वास बाहर जाती है, मुंह पूरा बंद रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो झटके से हम पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी। जैसे कि झटका देना है, जैसे कि हमको नाक से बाहर सांसें छोड़नी, जैसे छींकते हैं ना, ऐसे बाहर निकालें। बहुत से लोग इस प्राणायाम को गलत करते हैं। जो नए अभ्यासी होते हैं वो इस प्राणायाम को शुरू में बहुत गलत करते हैं और उनको सही तरीके से हमको बताना है। ठीक है, तो क्या आप इसको 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, और जो रोगी व्यक्ति हैं उनको यहाँ 10 से 15 मिनट बिल्कुल अभ्यास करें, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें। तो सारी समस्याएं पेट से संबंधित हो या हार्ट से संबंधित हो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हमारी स्किन, हमारी ग्लो आ जाता है चेहरे पे, हमारी चमड़ी पे जो भी चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, वो धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक नाड़ी शोधन प्राणायाम के जैसा ही है, लेकिन नाड़ी शोधन थोड़ा अलग है, अनुलोम विलोम थोड़ा सा अलग है, 19-20 का फर्क है। ठीक है, तो हम सीधा हाथ उठाते हैं और मुद्रा आप हमारे बड़ी वाली उंगली तर्जनी को हम मोड़ते हैं और उसके ऊपर अंगूठा रखते हैं। ये वायु मुद्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। इसको लगाने से हमें वायु के रोग नहीं होते हैं और एक हमारी इस प्रकार से वायु मुद्रा बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप करें। कमर सीधी रखें, सीधा स्वर बंद करेंगे, हमारा चंद्र स्वर। ठीक है, बंद करके बाएं स्वर से सांस लेना है, इनहेल करना है और बड़ी उंगली से इधर साइड से सीधे हाथ तरफ से सांसों को बाहर निकाल देना है। अब जिधर से हमने सांसें बाहर निकाली है उधर से ही हमको सांसें लेना है। इनहेल कीजिए, लीजिए और एक्सहेल कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। फिर सांस लीजिए और बाहर इधर से निकाल दीजिए। ये एक चक्र होता है। इसको सही तरीके से करना, आंखें पूरी बंद होना चाहिए। हमारा विचार, हमारी सोच सिर्फ हमारे प्राणायाम पर रहे और हमारे आज्ञा चक्र पर या सांसों पर हमें ध्यान लगाना है। ध्यान हमारा किसी चीज़ पर नहीं रहे, हमारे या आज्ञा चक्र पे या हमारी सांसों पर। हम सांस जो ले रहे हैं व छोड़ रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके काफ़ी लाभ हैं। हमारे माइग्रेन, जिनको डिप्रेशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्दी की, साइनस की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, इनकी समस्या है, उनको यह प्राणायाम दूर करेगा। और हमारी बहुत सी नाड़ियाँ, बहुत लाखों करोड़ों जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो उनमें जान आती है। हमारे चेस्ट में बहुत प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है ना। जिनको हार्ट डिसीज प्रॉब्लम है वो इसको ज़रूर करें। और ब्लड प्रेशर जिनको हाई हो जाता है ज़्यादातर, उनको भी यह प्राणायाम करना है। और लो वाले भी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाई बीपी और लो बीपी वाले नहीं कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। और जिनको ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा रोग गंभीर समस्याएं हैं, तो बिल्कुल इसको 10 या 15 मिनट, आधा घंटा भी करें तो अच्छा है, लेकिन समय के अभाव से 10 या 15 मिनट बिल्कुल इस प्राणायाम को करना है। ठीक है,
तो आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि इसके बाद हम अब ध्यान करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे से आप बाद में पूछ सकते हैं कमेंट पे। तो इतना ही। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम है, और भी प्राणायाम है। अब मैं इसके बारे में हठ योग प्रदीपिका के बंद के बारे में भी बता देता हूँ, है ना। तो महाबंध होता है, त्रिबंध प्राणायाम भी बोलते हैं, किसको? जलंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। ठीक है, इन तीनों को एक साथ भी लगा सकते हैं और एक एक करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहले आपको बंद रहने क्या होते हैं, शरीर को कसकर रखने वाले, है ना। हमारी नाड़ियों को एक जगह पर स्थित करना है ना। जैसे कि मूल बंध है, तो हम मूल बंध हमारा नाभि के नीचे रहता है, तो उसको खींच कर रखना है, मूल बंध लगाना है। मूल बंध प्राणायाम करना है तो कैसे करना है? मूल को खींचिए, सांस बाहर रहेगी, सांस लेना नहीं। थोड़ी देर रोकना है, फिर जलंधर बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध, जलंधर बंध, जलंधर बंध यहाँ पर, मूल बंध यहाँ पर, उड्डयन यहाँ। हमारा उड्डयन मतलब उदर रोग से संबंधित। अब तीनों हम एक साथ लगाएंगे तो इसका फ़ायदा अच्छे से मिल पाए और लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हमारी चिन को नीचे रखेंगे। ठीक, पहले मूल बंध लगाएंगे। ठीक है, पहले सांस लीजिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे तीनों बंद को एक साथ नहीं छोड़ना है, एक एक करके छोड़ना है। पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद और फिर जलंधर बंद। ठीक है, इनको धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये प्राणायाम और आसन और बंद, जब हम आसन का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम और फिर बंद, ये तीनों चीज़ें अगर होती है तो हमको बहुत से अधिक लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो बंद के बारे में आप मुझसे पूछ लेना। और बंद मुद्राएं सबका बहुत ही बड़ा रहस्य है। अब जैसे कि मुद्राएं बहुत से प्रकार की होती हैं, हाथों की, और आसन भी है, विपरीत करनी मुद्रा, और अपने त्रिबंध प्राणायाम, त्रटक प्राणायाम। त्रटक ये भी षट क्रम में आते हैं, और षट क्रम में मतलब जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल क्रिया, संघ प्रक्षालन, ये भी हठ योग में आते हैं। तो ये तो मैं अभी बता नहीं सकता आपको करके, लेकिन इनके भी बहुत से लाभ हैं। आप अभ्यास इनको किसी माध्यम से करें, किसी योग प्रशिक्षण के या योग प्रशिक्षक जो है उनसे सीख कर करें। षट क्रियाएँ ऐसे ही वीडियो के माध्यम से ना करें, अच्छे से सीखें। षट क्रियाएँ जो होती है बहुत ही शरीर शुद्धि के लिए होती है, उनको अच्छे से सीखना होता, फिर हम उसको डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह मेरा हठ योग प्रदीपिका, हठ योग के बारे में मैंने आपको बताया, और काफ़ी मैंने कोशिश तो की है पूरा बताने की, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी इसकी नहीं थी, क्योंकि मेरा एक दिन पहले ही फ़ोन आया। तो दोस्तों, आज इतना ही। और योग के बारे में बताना चाहूँगा कि योग एक साधना है जिसको हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, और जो व्यक्ति कर लेता है उसको छोड़ नहीं सकता है ना। योग करने वाले और कराने वाले दोनों में फ़र्क है। योग सीखने और सिखाना, हम लर्निंग मतलब योग सीखते हैं और सिखाते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सीख तो लेते हैं हर व्यक्ति, पर सिखाने में बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। उसका भी एक अभ्यास, उसकी भी अलग प्रैक्टिस होती है सिखाने में। तो जो योग के क्षेत्र में हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है
कि योग सीखने के बाद प्रैक्टिकल के रूप में आप कहीं ना कहीं योग सिखाते रहें। सिर्फ योग सीखने पर अपना अभ्यास तक सीमित ना रहें, लोगों को योग सिखाएं, फ्री में सिखाएं या पैसे लेके सिखाएं, जैसा आप चाहें वैसा आप सिखा सकते हैं, लेकिन अभ्यास बिल्कुल आप सिखाने का रखें। ठीक है, स्वयं का अभ्यास तो है ही, लेकिन सिखाने का अभ्यास भी जारी रखें, जिससे आपकी सिखाने की प्रैक्टिस होगी और जितनी आप अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे उतने आप समाज में लोगों की नज़र में आ पाएंगे। ठीक है, तो आज के दौर इतना ही है कि बहुत से सारे योग शिक्षक हो चुके हैं और नए नए योग शिक्षक बन रहे हैं। कोई 6 महीने में सीख जाता है, कोई साल भर में सीखता है, कोई 2 साल में सीखता है, और अलग अलग कोर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो लेकिन कहीं भी सीखें योग तो पूरा अच्छे से व्यवस्थित सीखें, क्योंकि आप समाज के लोगों को योग सिखाएंगे तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आसनों तक ही सीमित रहना है, आसन के बारे में समझना है, आपको उनकी एनाटॉमी के हिसाब से उनको आसन बताना है। शरीर विज्ञान के हिसाब से आप अगर किसी रोगी व्यक्ति को उन हिसाब से उनके आसन बताओगे, करवाओगे, प्राणायाम करवाओगे, तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और वो जल्दी ही 1 महीने में उनका रिजल्ट अच्छा होने लगेगा। हम बहुत सारे होम विजिट लेते हैं, लोगों के घर जाके सिखाते हैं, क्लास लेते हैं, पर उनमें से 100% में से 50% या 40% ही लोगों को फ़ायदा मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से हम सिखा नहीं पाते हैं, या नए योग शिक्षक होते हैं वो प्रॉपर उनको गाइड नहीं कर पाते हैं। उनकी शरीर की कैपेसिटी क्या है, उनके शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके जो रोग है उनके बारे में हमको बताना है। उससे संबंधित अगर आप योग बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, पूरी एनाटॉमी समझ कर उनको। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ योग शारीरिक क्रियाएं 20% हमको लाभ देती है। मैं आपको एक पूरा बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करा है कि सिर्फ 20% हमारी शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं, योग, प्राणायाम और भी अदर काम, उसका 20% हमको लाभ मिलता है, और 80% हमारे न्यूट्रिशन पर काम हम जो करते हैं, खान पीन, हमारा जो आहार होता है, वो हमको हमारे शरीर पर लाभ पहुंचाता है। तो 80% हमारे भोजन का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। अगर हम शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छा आहार नहीं खा रहे हैं, अच्छे चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमको समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हमारा आहार, हमारे आसन, प्राणायाम, शारीरिक क्रियाएं दोनों को बराबर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। और हठ योग में यही है, आचार विचार सब क्रियाएं होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि हठ योग में सिर्फ आसन ही करना सिखाया था, उसमें आप जब पढ़ेंगे हठ योग के बारे में तो आपको आहार के बारे में भी बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आपको हठ योग के और भी हठ रत्नावली हैं, शिव संहिता, घृण संहिता सबसे बड़ा ग्रंथ, इसके बारे में भी आप समझे। और जो डिप्लोमा योग कर रहे हैं, एमए योग कर रहे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि वो इन ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करें, सिर्फ आसनों तक सीमित ना रहें, उनके बारे में भी अच्छे से समझें, क्योंकि हर ग्रंथ में एक नया मतलब हमको बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, और आगे भविष्य में हम जब भी योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमको जगह जगह पे काम आएगा, है ना। तो बस इतना ही दोस्तों, और मैं अब सेशन को समाप्त करता हूँ। तो सभी राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी हमारे तपन जी सिसोदिया और सुनील जी राजपूत और उनकी जो टीम, सभी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और काफ़ी 2 साल पूर्ण होने वाले हैं, और निरंतर यह योग लाइव का सेशन चलता रहता है। और जो मैं कह सकता हूँ कि विश्व में कहीं भी ऐसा लाइव योगा सेशन नहीं हो रहा है जो डेली आपको फ्री में योग सिखाया जाता है। उसमें आप छोटे से योग शिक्षक से लेकर बड़े बड़े योग गुरुओं तक आपको यहाँ पर मिलते हैं सिखाने को और सीखने को। तो आपको प्लेटफॉर्म भी है, नए योग शिक्षक, नए योग साधक जो सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उनको यह प्लेटफॉर्म आपको योग सिखाने का मौका देता है। और काफ़ी लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको पहचानते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यह
केंद्र काम कर रहा है। मैं उन सभी को, सभी उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मौका मिला और कोशिश करूँगा कि मैं और भी अगर सेशन समय के हिसाब से, क्योंकि तपन भाई ने मुझसे 2-3 बार कहा, लेकिन मेरी व्यवस्थाएं ऐसी है, मेरी जो स्थिति है, मैं सही तरीके से लाइव सेशन भी नहीं ले पाता हूँ। तो आज कोशिश तो मैंने करी और तपन भाई की आज बात मैंने स्वीकार करी। तपन भाई को और उनकी सारी टीम को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।